सो एवरीबॉडी, मैं अंकित कुमार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना उड़ान। अब होगी सबके सपनों में जान, क्योंकि आ गया है आपका अपना उड़ान। आज हम क्लास 12 के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर का कौन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का दूसरा लेक्चर देखेंगे। इसके पहले हमने एक लेक्चर अपलोड कर दिया। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने चार्ज के बारे में पढ़ा था। और क्या पढ़ा था? जो चार्ज होता है उसके जो मात्रक होते हैं, इस सब के बारे में बात किया था। तो आज सबसे पहले हम देखते हैं कुछ आज के जो आपके क्या है टॉपिक है। देखो, अगर सबसे पहले हम बात करें कल के बारे में, थोड़ा बात करें। कल हमने बताया था आपको कि देखिए, यदि क्या होता है इलेक्ट्रॉन के त्याग से, क्या होता है इलेक्ट्रॉन के त्याग से धनात्मक, क्या होता है धनात्मक। देखो, और दूसरा बात क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन के ग्रहण से क्या होता है ऋणात्मक। देखो, बात को समझो। हमने आपको बताया यदि यहाँ पर आपके पास कोई एक वस्तु है, यदि क्या है कोई एक वस्तु है, यदि क्या हो रहा है वस्तु पे इलेक्ट्रॉन को दिया जा रहा है, वस्तु को इलेक्ट्रॉन को दिया जा रहा है, तो क्या होगा, ये आपका वस्तु ऋणावेशित क्या होगा, ऋणावेशित होगा, ऋणावेशित होगा। देखो, क्या बताया था, जब किसी धातु को इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो धातु क्या होता है ऋणावेशित, क्या होता है ऋणावेशित। देखो, यदि क्या हो इलेक्ट्रॉन को निकाला जाए तब क्या होगा, आपको बताए थे जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो क्या होता है धनावेशित। तो इसी बात से हम आज देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन के आने और जाने से उसके द्रव्यमान में क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए देखते हैं, थोड़ा इसे इरेज कर दें फिर समझाते हैं आपको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मानेंगे हमारे पास कोई एक क्या है वस्तु है, क्या है कोई एक वस्तु। ध्यान से देखना, यदि आपके पास कोई एक वस्तु है, हम इसका कुछ वेट मान ले रहा हूं, इसका मैं वेट मान ले रहा हूं, मान लो वेट, इमेजिन कर लो वेट कितना है 10 ग्राम है। आपके पास कोई एक वस्तु है जिसका वेट कितना है 10 ग्राम है। अच्छा देखो, आपके पास कोई वस्तु वेट कितना है 10 ग्राम। जब मान लो आप किसी वस्तु पे, जो आपके पास वस्तु है, जब उस पर आप इलेक्ट्रॉन को दोगे, ध्यान से सुनना, पहले वेट कितना था 10 ग्राम। जब इस पे कोई और आ गया, कोई और का मतलब इलेक्ट्रॉन आने का मतलब ऋणावेशित होना। जैसे देखो, यहाँ पर क्या है कोई एक वस्तु है जिसका वेट कितना है 10 ग्राम, इस पर कोई आ रहा है, कोई कौन है इलेक्ट्रॉन है, कौन है इलेक्ट्रॉन। देखो, यानी कि पहले वेट 10 ग्राम था, अब जैसे ही कोई और आएगा, यानी जैसे इलेक्ट्रॉन उस पे जाएगा, तो अच्छा बताओ अब किसी के आने पर वेट बढ़ता है कि घटता है, तो आप कहोगे वेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, वेट बढ़ जाएगा। देखो, जब क्या हुआ है इलेक्ट्रॉन ग्रहण हुआ है, इलेक्ट्रॉन के ग्रहण से क्या हो गया है, वेट आपका बढ़ गया है, वेट बढ़ जाता है। देखो, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के ग्रहण का मतलब क्या होता है ऋणावेशित, क्या होता है ऋणावेशित। यदि आपके पास कोई एक वस्तु है जो क्या है ऋणावेशित है, यदि वह ऋणावेशित है तो उसका वेट क्या होगा, पहले से ज्यादा हो जाएगा। वेट क्या हो जाएगा उसका, पहले से ज्यादा हो जाएगा। देखो, अगर इसी को हम क्या करें, यदि हम कह दें ऋणावेशित, क्या कहें ऋणावेशित, तो आप क्या कहोगे, ऋणावेशित वस्तु का क्या होता है द्रव्यमान अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है। देखो, किससे अधिक होता है, देखो जब वेट कितना था 10 ग्राम, ये वस्तु कैसा था उदासीन, इस पे कोई नहीं था, इस पे क्या था कोई नहीं था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या थे बराबर थे। ये आपके पास वस्तु क्या था उदासीन, क्या था उदासीन।
उदासीन की अवस्था कितनी है, वेट कितना था 10 ग्राम। लेकिन जैसे ही क्या हुआ, कोई और इस पे आया, और का मतलब इलेक्ट्रॉन आया, वेट क्या हो गया इसका, बढ़ गया, इसका द्रव्यमान क्या हो गया, बढ़ गया। यानी कि आप कह सकते हो ऋणावेशित वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है, अधिक होता है। फिर देखो इसमें से आपके पास क्या है, कोई एक उदासीन वस्तु है, वेट कितना है 10 ग्राम। यदि उसमें से कोई अब निकले, देखो आपके पास कोई एक उदासीन वस्तु है, यदि उसमें से कोई निकले तो क्या होगा, उसके वेट में अब क्या होगा, कमी। किसी के निकलने से क्या होता है, वेट में कमी होता है। तो क्या होगा, वेट में कमी। निकलेगा कौन, इलेक्ट्रॉन। क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन। देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन के निकलने से यानी कि इलेक्ट्रॉन से त्याग से क्या होता है, धनावेशित। क्या होता है, धनावेशित। तो आप कह सकते हो नंबर दूसरा, धनावेशित क्या है, धनावेशित वस्तु का द्रव्यमान, धनावेशित वस्तु का द्रव्यमान कम होता है। अगर आपसे पूछे कोई, बताओ आपके पास एक उदासीन वस्तु है, क्या एक कोई उदासीन वस्तु है, यदि उसको एक बार ऋणावेशित किया जा रहा है और एक बार धनावेशित किया जा रहा है, तो अब बताओ किस अवस्था में उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा और किस अवस्था में द्रव्यमान घट जाएगा। तो यहां से आपने समझा, क्या समझा, यदि क्या होगा, किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब धनावेशित होना। क्या होना, धनावेशित। तो इस अवस्था में क्या होगा, वस्तु का द्रव्यमान कम हो जाएगा। तो आप कह सकते हो धनावेशित वस्तुओं का द्रव्यमान क्या होता है, उदासीन वस्तुओं की तुलना में कम होता है। और देखो ऋणावेशित वस्तुओं का द्रव्यमान उदासीन वस्तुओं की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। तो आपने यहाँ पर समझा, जो क्या होता है, आपका जो आवेश होता है वह द्रव्यमान से किस प्रकार संबंधित है। यानी कि इलेक्ट्रॉन के त्याग से क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के ग्रहण से द्रव्यमान में किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। तो आप जान गए, इलेक्ट्रॉन के त्याग से क्या होता है, धनात्मक। जब धनात्मक होगा तो क्या होगा, द्रव्यमान में कमी, द्रव्यमान में कमी। और यहाँ पर क्या आपने देखा, इलेक्ट्रॉन के ग्रहण से क्या हो गया है, ऋणात्मक हो गया है, यानी कि द्रव्यमान में अधिकता, द्रव्यमान में अधिकता। बस आपको इतनी मोटी मोटी बात याद रखना है कि क्या होता है, आपके पास कोई एक धनात्मक वस्तु है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, वास्तविक से कम होगा। यदि क्या है, ऋणात्मक वस्तु है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, वास्तविक से अधिक होगा। आप लोग इसे कहीं पर नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो फिर इसके बाद हमारा क्या आता है, अब हम पढ़ेंगे आवेश के मात्रक के बारे में। किसके बारे में, आवेश के मात्रक के बारे में। चलिए देखते हैं आवेश के मात्रक। आवेश का मात्रक, देखो मात्रक निकालने के लिए आपको कोई फार्मूला चाहिए। तो आप पढ़े थे क्लास 10th में, Q बराबर क्या होता है, Q बराबर I इंटू टी। Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी। तो यहाँ पर देखो Q क्या है, आवेश, यहाँ पर I क्या है, विद्युत धारा, विद्युत धारा, और T क्या है, समय। T क्या है, समय। इसका मतलब क्या होता है, विद्युत धारा का एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। समय का कितना होता है, सेकंड। क्या होता है, सेकंड। तो यहां से मात्रक क्या आ गया, Q का एम्पियर इंटू सेकंड, एम्पियर इंटू सेकंड। तो आपका क्या है, एसआई मात्रक। क्या है, एसआई मात्रक। और इसी को एक नाम और कहते हैं कूलाम। क्या कहते हैं, कूलाम। देखो कोई पूछेगा आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आप क्या कह सकते हो, एम्पियर इंटू सेकंड। और दूसरा क्या कह सकते हो, कूलाम। क्या होता है, कूलाम। देखो अगर हम बात करें इसके सीजीएस मात्रक की, किसके, सीजीएस मात्रक। देखो इसका जो सीजीएस मात्रक होता है, स्टेट। क्या होता है, स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम। देखो कूलाम और स्टेट कूलाम में संबंध कैसे होता है, यहाँ पर देखो जो आपका होता है, एक कूलाम इक्वल टू कितना होता है, 3 गुणे
10⁻⁹ स्टेट कूलम। फिर इसके बाद अगर हम देखें, जो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है, क्या होता है आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, क्या होता है फैरेड। क्या होता है फैरेड। देखो एक फैरेड बराबर आपका होता है 96,500 कूलम। एक फैरेड में कितने कूलम होते हैं 96,500 कूलम। ये क्या है आवेश का बड़ा मात्रक। क्या है आवेश का सबसे बड़ा मात्रक। ये आपके पास क्या है आवेश का सबसे बड़ा मात्रक। फिर देखो इसके बाद अगर हम देखें, क्या होता है एक कूलम बराबर आपका होता है 1/10 EMU। इसे कहते हैं विद्युत चुंबकीय मात्रक। क्या कहते हैं विद्युत चुंबकीय मात्रक। विद्युत चुंबकीय मात्रक। तो मात्रक हमने आपको क्या बताया, सबसे पहले असाय मात्रक धारा इंटू समय, यानी कि एम्पेयर इंटू सेकंड। फिर क्या बताया इसका एक मात्रक, इसी को चर कहते हैं कूलम। क्या कहते हैं कूलम। फिर सीजियस मात्रक के बारे में बताया, इसे क्या कहते हैं स्टेट कूलम। एक कूलम में कितने स्टेट कूलम 3×10⁹ स्टेट कूलम। फिर देखो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है फैरेड। एक फैरेड में कितने कूलम 96,500 कूलम। फिर होता है विद्युत चुंबकीय मात्रक। क्या होता है विद्युत चुंबकीय मात्रक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। एक कूलम में कितने होते हैं 1/10 EMU। इतना आप नोट करिए, फिर इसके आगे देखते हैं। देखो अगर हम क्या करें आवेश के बीमा के बारे में देखें। आवेश के बीमा, आवेश का बीमा। देखो ध्यान से, यहाँ पर कितना है एम्पियर। एम्पियर का कितना होता है ए, समय का कितना होता है टी, तो इसका बीमा कितना हो गया 80। बीमा कितना हो गया 80। देखो फिर इसके आगे हम देखते हैं। देखो अगर हम बात करें आवेश के कुछ अन्य मात्रक, आवेश के अन्य मात्रक, आवेश के अन्य मात्रक, तो देखो यहां से आवेश के अन्य मात्रक क्या होते हैं। तो आगे मैं आपको फार्मूला जब ड्राइव कराऊंगा आवेश क्या कहते हैं कूलम का कोई भी फार्मूला, उसमें हम क्या होगा तो मैं आपको सिद्ध करा दूंगा कि जो क्या होता है कूलम ही बहुत बड़ा मात्रक होता है आवेश का। ये क्या होता है कूलम आवेश का बहुत बड़ा मात्रक होता है, इसीलिए हमें छोटे छोटे मात्रकों की भी आवश्यकता पड़ती है। देखो जो आपके पास होता है 1 मिली कूलम। क्या होता है 1 मिली कूलम बराबर कितना होता है 10⁻³ कूलम। फिर होता है 1 माइक्रो कूलम बराबर 10⁻⁶ कूलम। फिर आपका होता है 1 नैनो कूलम बराबर 10⁻⁹ कूलम। फिर आपका होता है 1 पिको कूलम बराबर 10⁻⁻12 कूलम। फिर आपका होता है 1 फर्मी कूलम। कितना होता है 1 फर्मी कूलम बराबर 10⁻⁻15 कूलम। देखो ये सब क्या है आवेश के अन्य मात्रक है। इस सब का यूज आपको न्यूमेरिकल लगाते समय करना पड़ेगा। आपको क्वेश्चन दे देगा कि इतने माइक्रो कूलम है, तो आपको क्या करना पड़ेगा बदलना पड़ेगा। सबसे पहले कूलम में, किसमें बदलोगे कूलम में। नोट कर लीजिए ये क्या आपका इंपॉर्टेंट है, क्या है इंपॉर्टेंट है। इसका उपयोग आप क्वेश्चन लगाते समय करोगे। चलिए नोट करिए जल्दी से। चलिए अब हम देखते हैं आवेश और द्रव्यमान में अंतर क्या होता है। आवेश और द्रव्यमान में अंतर,
तो देख सबसे पहले देखते हैं आवेश। यहाँ पर हमारा आवेश है और यहाँ पर क्या है, द्रव्यमान। इन दोनों में हम अंतर देखते हैं सबसे पहले। देखो, अगर सबसे पहला अंतर देखें हम आवेश और द्रव्यमान में, तो सबसे पहला अंतर क्या है आपका, परिभाषा का। किसका है, परिभाषा। देखो, आवेश का परिभाषा क्या होता है, आवेश का परिभाषा क्या होता है, किसी वस्तु का वह आवेश किसी वस्तु का क्या है, वह मूलभूत गुणधर्म है जिसके कारण क्या करता है, वह चुंबकीय क्षेत्र अथवा विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है अथवा उत्पन्न करने का प्रयास करता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, आवेश कहते हैं। देखो, पदार्थ का परिभाषा क्या होता है, सो यहाँ पर क्या है, द्रव्यमान का परिभाषा क्या होता है, किसी पदार्थ के, किसी पदार्थ में निहित मात्रा को, निहित मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान कहते हैं। सबसे पहला अंतर आपका यही है, ठीक है, परिभाषा का सबसे पहला अंतर है। तो फिर अगर दूसरा अंतर हम देखें, जो आपका आवेश होता है, ध्यान दो, आवेश और द्रव्यमान। जो द्रव्यमान आपका होता है, जैसे जैसे वेग बदलेगा क्या होता है, द्रव्यमान बदलता है। वेग बदलने पे द्रव्यमान बदलता है। जो आपका वेग होता है द्रव्यमान पे निर्भर करता है। देखो, इसके लिए एक फार्मूला होता है, m बराबर होता है आपका m नॉट बटे अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर। ये क्या होता है, फार्मूला है। किस प्रकार का फार्मूला, इसे अल्बर्ट आइंस्टीन बताए थे। देखो क्या होता है, जब आप क्या करते हो, बहुत देखो, आप तो बहुत तेज, कितनों तेज से दौड़ोगे तो आप इसे अपने जनरल लाइफ में नहीं देख पाओगे, क्योंकि देखो आप बहुत तेज दौड़ोगे, बहुत तेज, मान लो मैक्सिमम दौड़ दिए तो 30 दौड़ दोगे, कितना दौड़ोगे, 30 दौड़ोगे। मान लो एरोप्लेन से आप देख पा रहे हो, फिर भी आप अपने द्रव्यमान को अनुभव नहीं कर पाओगे। पता है क्यों ऐसा होगा, देखो ऐसा इसलिए होगा, ध्यान से देखना। यहाँ पर हमारे पास v क्या होता है, वेग होता है, c क्या होता है, प्रकाश का चाल होता है। आप बहुत तेज दौड़ोगे तो c कितना है, c का मान कितना होता है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसकी अपेक्षा क्या होगा, बहुत छोटा होगा। एक क्या होगा, बहुत छोटा होगा। देखो यहाँ पर c क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। देखो जब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, मान लो आपके पास 10,000 है, कितना है, 10,000। हाई कितना है, 3 लाख किलोमीटर सेकंड। सी कितना है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे, यानी कि बहुत बड़े में से बहुत छोटे को क्या करोगे, घटाओगे, बहुत छोटे को घटाओगे, फिर भाग लगाओगे, बहुत छोटा वैल्यू मिलेगा, जो क्या है, लगभग नेगलेक्ट है, जो लगभग क्या है, नेगलेक्ट है। देखो जब आप क्या करते हो, जैसे जैसे आपका वेग बढ़ता है, क्या होता है, वेग बढ़ता है, वैसे वैसे क्या होता है, वस्तु के द्रव्यमान में वृद्धि होती है। वेग बढ़ने से वस्तु के द्रव्यमान में वृद्धि होती है। परंतु जो आपका आवेश होता है, आवेश क्या होता है, वेग पर निर्भर नहीं करता है, वेग पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। द्रव्यमान क्या होता है, वेग पर निर्भर करता है, वेग पर निर्भर करता है। देखो ये इसके मुख्य अंतर है, इसके दोनों क्या है, मुख्य अंतर है। अगर और हम किसी अंतर की बात करें, देखो आवेश होने के लिए, ध्यान से देखो, अगर किसी वस्तु में आवेश होगा, आवेश होने के लिए किसी वस्तु का द्रव्यमान होना अनिवार्य है। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं, यदि आपके पास कोई वस्तु है, यदि उसमें मान लो क्या है, आवेश है, यदि उसमें आवेश है तो आवेश होने के लिए बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं आ सकता है, बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं आ सकता है। परंतु ऐसा ये नहीं जरूरी है कि जिसमें द्रव्यमान हो उसमें आवेश भी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ ये जरूरी है, अगर जिसमें आवेश हो उसका द्रव्यमान भी हो। देखो क्या है, यहाँ पर आप लिखोगे आवेश के लिए
द्रव्यमान होना अनिवार्य है, द्रव्यमान होना अनिवार्य है, अनिवार्य, ठीक है। तो फिर इसके आगे हम देखते हैं, इसे मिटा रहा हूं। अब देखेंगे हम इंपॉर्टेंट टॉपिक, आवेश का क्वांटमीकरण, आवेश का क्वांटमीकरण, आवेश का आवेश का क्वांटमीकरण। देखो इसे आप समझो, आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है। सबसे पहले यहां पर आप क्वांटमीकरण का मतलब समझो। क्वांटमीकरण का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड वैल्यू। क्या होता है, फिक्स्ड वैल्यू। फिक्स वैल्यू, क्वांटमीकरण का मतलब क्या होता है, फिक्स वैल्यू। देखो अब इसका मतलब मैं आपको समझा रहा हूं, देखो ध्यान से। यदि आप क्या करते हो, जाते हो मोबाइल लेने के लिए दुकान पे, तो वहां पर आप क्या कहोगे, सर हमें आप एक मोबाइल दीजिए, 2 मोबाइल दीजिए, 3 मोबाइल दीजिए, कि आप ऐसा कहोगे नहीं हमें 1.5 मोबाइल दीजिए, 2.5 मोबाइल दीजिए, पौना मोबाइल दीजिए, ऐसा नहीं होगा ना। देखो अगर आपको मोबाइल लेना है तो क्या करना पड़ेगा, तो एक नंबर होगा, या आपको एक मोबाइल मिलेगा, या 2 मोबाइल मिलेगा, या 3 मोबाइल, या 4 मोबाइल। बात को समझ रहे हो ना। तो यदि आपको मोबाइल लेना है तो या एक मिलेगा, या 2 मिलेगा, या 3 मिलेगा, या 4 मिलेगा। अच्छा देखो, मान लो अगर आप रोटी खा रहे हो तो ये जरूरी नहीं है कि आप एक रोटी खाओ, 2 रोटी खाओ। आपका मन, आप आधी रोटी भी खा सकते हो, पौना रोटी भी खा सकते हो, और रोटी का एक कण भी खा सकते हो। तो यहाँ पर क्वांटमीकरण का जरूरी नहीं है, यहाँ पर क्वांटमीकरण का जरूरी नहीं है। क्वांटमीकरण का मतलब यही होता है जो फिक्स वैल्यू होती है। जैसे कि क्या, आप एक मोबाइल लोगे, 2 मोबाइल लोगे, 3 मोबाइल लोगे, 4 मोबाइल लोगे, 1.5 मोबाइल नहीं चलेगा, 2.5 मोबाइल नहीं चलेगा। इसी को कहते हैं क्वांटमीकरण। क्या कहते हैं, क्वांटमीकरण। तो अब इसको हम समझते हैं आवेश के पद में। यदि आपके पास कोई एक वस्तु है, आपके पास क्या है, कोई एक वस्तु है, देखो आप क्या कर रहे हो, वस्तु है, वस्तु पे किसी एक इलेक्ट्रॉन को ला रहे हो, वस्तु को क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन पर, सॉरी, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हो, किसी वस्तु पर ला रहे हो। तो यहां पर देखो आप कैसे इलेक्ट्रॉन को लाओगे, एक इलेक्ट्रॉन लाओगे, 2 इलेक्ट्रॉन लाओगे, 3 इलेक्ट्रॉन लाओगे। ऐसा नहीं होगा कि आप 4 इलेक्ट्रॉन लो, सॉरी, ऐसा नहीं होगा कि आप 1.5 इलेक्ट्रॉन लेकर के आओगे, 2.5 इलेक्ट्रॉन लेकर के आओगे। केवल क्या होगा, आप फिक्स वैल्यू, या 1 इलेक्ट्रॉन लाओगे, या 2 इलेक्ट्रॉन लाओगे, या 3 इलेक्ट्रॉन लाओगे। इसी को कहते हैं क्वांटमीकरण। अब यहाँ पर समझो थोड़ा, आपके पास वस्तु क्या है, उदासीन है, वस्तु क्या है, उदासीन है। जब आप एक इलेक्ट्रॉन को लाए हो, ध्यान समझो, जब आप एक इलेक्ट्रॉन को लाए हो तो इस पे क्या हो गया, आवेश आ गया है। क्या आ गया है, आवेश आ गया है। क्या आ गया, आपका आवेश। तो देखो आवेश कितना आएगा, आप ला किसको रहे हो, इलेक्ट्रॉन को। उसके बाद क्या होगा, आप जिसको ला रहे हो, इलेक्ट्रॉन को ला रहे हो, तो वस्तु पर इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर क्या हो जाएगा, आवेश आ जाएगा। यानी कि जो आवेश आया है आपका, इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। देखो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, माइनस में होता है। देखो जब आप एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के आए तो कितना हुआ, माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मान लो फिर आप क्या, जब आप क्या करोगे, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के आओ, क्या करोगे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब क्या होगा, अब इस पे आवेश क्या होगा,
अब जो आपका आवेश होगा 2 इलेक्ट्रॉन को लाने से इस समय क्या होगा, आपका आवेश 2 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होगा। क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा आपका, सॉरी पैर में कुछ लग, यहाँ पर क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर 2 गुणे -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। फिर देखो यदि मान लो आप क्या कर दे 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के आए, तो अब इस पे आवेश कितना होगा, 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 3 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। यहाँ पर आप कुछ समझ पा रहे हो ना, मैं क्या बताया हूं, जो आप इलेक्ट्रॉन देखो, यदि आप 1 इलेक्ट्रॉन ला रहे हो, जो ये उदासीन वस्तु है, एक या उदासीन वस्तु है, 1 इलेक्ट्रॉन के लाने से वस्तु पे कितना आवेश आएगा, जितना 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश रहेगा उतना आवेश क्या हो जाएगा, वस्तु पर आ जाएगा। फिर देखो जब 2 इलेक्ट्रॉन लाओगे तो इस समय क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर वस्तु पे आवेश आ जाएगा। जब 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के आओगे तब क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर वस्तु पर आवेश आ जाएगा। तो यहां पर आप एक बात समझो, जो आपका Q है, Q, अभी इसके आगे भी देख लो थोड़ा, आप यहाँ पर क्या किए हो, इलेक्ट्रॉन को लाए हो। दूसरे केस में क्या हो सकता है, आपके पास कोई एक वस्तु है, कोई एक क्या है, वस्तु है। यदि आप क्या करते हो, इससे इलेक्ट्रॉन को ले जाते हो, क्या था, उदासीन वस्तु था। जब आप 1 इलेक्ट्रॉन को ले जाओगे, ध्यान समझो, जब आप 1 इलेक्ट्रॉन को ले जाओगे फिर भी क्या होगा, वस्तु पे आवेश आएगा। आपको बताए थे ना, यदि इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या होगा, ऋणावेशित होगा, यदि इलेक्ट्रॉन जाएगा तो क्या होगा, धनावेशित। तो यहां पर देखो 1 इलेक्ट्रॉन गया है, जब 1 इलेक्ट्रॉन गया है तो वस्तु पे आवेश कितना आ गया है, एक वस्तु पे जो आपका आवेश है, आवेश जो 1 इलेक्ट्रॉन के जाने से, 1 इलेक्ट्रॉन के जाने से, 1 इलेक्ट्रॉन के जाने से आवेश के बराबर आवेश। देखो 1 इलेक्ट्रॉन गया है, इसका मतलब क्या हुआ, धनावेशित हुआ है। क्या हुआ है, धनावेशित। अगर मैं आपसे बात करूं, धनावेशित होने का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन की अधिकता, प्रोटॉन की अधिकता। देखो जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और जो प्रोटॉन का होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। देखो जब कोई चीज ऋणावेशित होती है उसमें आवेश कितना होता है, माइनस का 1.6, और जब कोई चीज धनावेशित उसमें आवेश कितना होता है, प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन के जाने से क्या हो रहा है, प्लस का आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो 1 इलेक्ट्रॉन गया, इतना हुआ। जब 2 लोग जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 10 के पावर, सॉरी 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ पर आपको अगर मैं एक चीज बताऊं, जो यहाँ पर वस्तु पर आवेश आ रहा है, जो वस्तु पर आवेश आ रहा है, देखो जितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है, जाने के लिए क्या हो गया प्लस, आने के लिए क्या हो गया माइनस, उतने इलेक्ट्रॉन के आवेश के क्या है, बराबर है। इसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का, सॉरी आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्या कहते हैं, क्वांटमीकरण। देखो अगर आप आवेश के क्वांटमीकरण का परिभाषा बनाना चाहो तो यहाँ पर समझो क्या, कैसे बनाओगे, किसी वस्तु पर, ये क्या है, किसी वस्तु पर आवेश, किसी वस्तु पर आवेश, यानी का मतलब स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन, इनका मतलब क्या होता है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन। स्थानांतरित का मतलब होगा यदि इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसे भी स्थानांतरित कहेंगे, यदि इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसे भी क्या कहेंगे, स्थानांतरित कहेंगे। तो मैं क्या बता रहा था, किसी भी वस्तु पर, किसी भी वस्तु पर स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन के आवेश के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है।
फिर समझो क्या यहाँ पर क्या है, किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर मैं अगर परिभाषा लिखूं क्वांटमीकरण का, इसके लिए इसे इरेज करना पड़ेगा। किसी वस्तु पर आवेश देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है, किसी वस्तु पर आवेश स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। तो इसका मतलब Q बराबर प्लस माइनस एन इंटू ए। एन का मतलब स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन, ई का मतलब एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन, एक क्या, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। इसी को क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। देखिए फिर इसके आगे हम देखते हैं, अब जो हमारा हेडिंग रहेगा आवेश के संरक्षण का नियम। आवेश के संरक्षण का नियम, आवेश का संरक्षण का नियम। देखो आवेश के संरक्षण का नियम क्या होता है, इसको ध्यान समझो। इसके लिए थोड़ा हम आपको एक चीज बताएं। अगर हम देखें N जो होता है ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनावेशित होता है। और क्या करता है, जो क्लोरीन होता है इसी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या हो जाता है, ऋणावेशित। क्या होता है, ऋणावेशित, ऋणावेशित हो जाता है। तो देखो यहाँ पर अगर इस अभिक्रिया को हम लोग पूरा एक ही साथ लिखें तो आप कैसे लिखोगे, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया आपका, कट गया, Na प्लस और Cl माइनस मिलके क्या बन गया, NaCl। अब ध्यान से देखो, ये जो अभिक्रिया हो रही है, ये क्या जो अभिक्रिया हो रही है, इसे हम क्या कर रहा हूं, किसी एक बंद कमरे में छोड़ दे रहा हूं। देखो मैं क्या क्या, इसे कहीं पर मैं बंद कर दिया। देखो बंद करने का मतलब होता है अब इसे बाहर से कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब इसे बाहर से कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये आपके पास क्या है, विलगित निकाय। क्या है, विलगित, विलगित निकाय, विलगित निकाय। यहाँ पर जो हमारे पास विलगित निकाय है, अब इसे बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है। ये जो होगा, ये दो Na और Cl अंदर कमरे में बैठे हैं, कुछ भी करिए हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। इसे बाहर वाले डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसमें क्या होता है, आवेश किस प्रकार से संरक्षित रहता है। देखो सबसे पहले अगर हम क्या देखें, प्रक्रिया के पूर्व देखें, प्रक्रिया के पूर्व, एक बार देखें प्रक्रिया के बाद, प्रक्रिया के बाद। देखो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर नंबर 1
प्रक्रिया के पूर्व। अगर हम प्रक्रिया के पूर्व देखें, धनावेश, असल के धनात्मक आवेश लिख रहा हूं। नंबर 1 क्या है? धनात्मक आवेश। देखो, प्रक्रिया के पूर्व धनात्मक आवेश कितने हैं? 1। कितने हैं? 1। फिर देखो, प्रक्रिया के बाद धनात्मक आवेश कितने हैं? 0। देखो यहां पर कोई आवेश है नहीं, तो प्रक्रिया के बाद कितने हैं? 0। अगर दूसरा हम देखें, ऋणात्मक आवेश, क्या देखें? ऋणात्मक आवेश। ऋणात्मक आवेश। प्रक्रिया के पूर्व कितने ऋणात्मक आवेश हैं? कितने हैं? 1। प्रक्रिया के बाद कितने हैं? 0। कितने प्रक्रिया के बाद? 0। देखो, अगर अब हम देखें कुल आवेशों की संख्या, क्या देखें? कुल आवेशों की संख्या। तीसरी चीज, कुल आवेश की संख्या। देखो, अब क्रिया के पूर्व कुल कितने आवेश हैं? कुल कितने आवेश हैं? 1 प्लस 1 माइनस, यानी क्या लोग हैं? 2 लोग हैं। देखो, आपसे यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा है नेट आवेश। जब आपसे नेट आवेश पूछा जाएगा तो वहां पर आप लगाते हो बीजगणितीय योग। क्या लगाते हो? बीजगणितीय। यहाँ पर क्या पूछ रहा है? कुल कितने आवेश हैं? तो कौन? एक एन वाला, एक सीएल वाला, यानी कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। अब क्रिया के पूर्व कितने आवेश हैं? कोई नेट आवेश है। सब कितने हैं? 0 है। अब चौथी चीज अगर देखो, अगर हम देखें कुल नेट आवेश, कुल नेट आवेश। देखो, जब आपसे पूछा जाए नेट आवेश, क्या पूछा जाए? नेट आवेश। नेट आवेश निकालने के लिए आप क्या करते हो? बीजगणितीय योग। क्या करते हो? बीजगणितीय योग करते हो। तो यहां पर देखिए, प्लस कितना है? 1 है। फिर माइनस कितना है? 1 है। देखो, प्लस का 1 प्लस माइनस माइनस, कितना हो गया मिलकर के? 0। कुल नेट आवेश कितना है? 0। और प्रक्रिया के बाद कुल नेट आवेश कितना है? 0। तो यहाँ पर आप एक चीज को समझिए। देखो, कुल नेट आवेश पहले भी कितना था? 0। प्रक्रिया के बाद भी कितना है? 0। कितना है? 0। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आवेश किस प्रकार से संरक्षित है। इसी को कहते हैं आवेश संरक्षण का नियम। देखो, परिभाषा बनाते हैं। सबसे पहले, किसी विलगित निकाय, क्या है? किसी विलगित निकाय, किसी विलगित निकाय में अपक्रिया के पूर्व, अपक्रिया के पूर्व तथा अपक्रिया के पश्चात आवेश क्या रहते हैं? संरक्षित रहते हैं। आवेश क्या रहते हैं? संरक्षित रहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? आवेश के संरक्षण का नियम कहते हैं। फिर से सुनो, आप परिभाषा बहुत सरल तरीके से बना सकते हो। देखो, किसी विलगित निकाय में, किसी विलगित निकाय में प्रक्रिया के पूर्व, प्रक्रिया के पूर्व, प्रक्रिया के पश्चात कुल नेट आवेश, कुल नेट आवेश क्या रहते हैं? संरक्षित रहते हैं। क्या रहते हैं? संरक्षित रहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? आवेश के संरक्षण का नियम कहते हैं। तो यहां पर अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो लिख रहा हूं। देखो,
देखो जैसे कि यहाँ पर मैं लिख दिया, किसी विलगित निकाय में प्रक्रिया के पूर्व तथा प्रक्रिया के पश्चात कुल नेट आवेश संरक्षित रहते हैं, जिसे आवेश के संरक्षण का नियम कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा पूरा आवेश से संबंधित जितने भी छोटी छोटी चीज थे लगभग कुछ कवर हुआ है। तो इसके हम अगले वीडियो में यानी कि कल के वीडियो में हम क्या करेंगे, आवेशन के बारे में सीखेंगे। क्या सीखेंगे? आवेशन के बारे में सीखेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।